So hi everybody, my name is Anjali Mishra. So we have started the chapter that is breathing and exchange of gases. अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे alveoli के इधर gases का exchange होता है by simple diffusion. Now we are going to move on thoracic cavity, क्योंकि इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं mechanism of breathing. तो उसके पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ थोरैसिक चेम्बर. दिस इज़ एन एयर टाइट पैक चेम्बर जिसकी वजह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है. सो जो ब्रीदिंग होती है, जो लंग्स ब्रीथ कर पाता है, जो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज हो पाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ थोरैसिक चेम्बर. लंग्स कहाँ प्लेस्ड होते हैं? थोरैसिक चेम्बर के अंदर. थोरैसिक चेम्बर एक एयर टाइट पैक चेम्बर है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और वॉल्यूम के इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर की वजह से एक्सहेल होता है और इनहेल होता है. तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल ऑर्गन. ये ऑर्गन की वजह से ही ब्रीदिंग पॉसिबल है. अगर ये ऑर्गन नहीं है तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है. सो दिस ऑर्गन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन physiology. So this is the anatomical structure of what you can say thoracic chamber. This chamber is made up of 3 to 4 structures. So mainly you have the thoracic ribs, which is this whole structure is thoracic ribs. These ribs placed laterally, they are like a cage like structure. जैसे जेल होता है, they are like, it's like a bar, or you can say the cage placed laterally. They are now, these ribs are joined at the ventral side by a bone, and that bone name is sternum. So ventrally it is joining, this ribs is joining to attached to sternum, that is chest bone. और यही ribs पीछे किससे attached है? That is dorsally it is attached to vertebral column. ये जो पूरा vertebral column है इससे attached है. This is at the dorsal position you have vertebral column जिससे कि ये ribs attached है. वेंट्रल पोजीशन में आगे की तरफ चेस्ट बोन है, दैट इज स्टर्नम, और द चेस्ट बोन जिससे कि रिब्स अटैच है. और उसके बाद से हम लोग देखेंगे थोरैसिक रिब्स होते भी कितने हैं. तो ये होते हैं टोटल 12, जिसमें से सिर्फ 10 पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी 2 तो होते हैं सिर्फ फ्लोटिंग. दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, और दे आर नॉट गोइंग टू फ्यूज विद द अदर what you can say the ribs. So they are like floating ribs. Then you have the diaphragm. This is also very important part because this is also helping in they are undergoing contraction and relaxation, और जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, प्रेशर होता है, डेवलप होता है, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन कराता है डायफ्राम. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस ऑल दीज थिंग्स, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, थोरैसिक रिब्स, डायफ्राम, ये चारों मिलके बनाते हैं एक केज और एक कैविटी जो कि एयर टाइट है, लीकेज नहीं होती है, जिसके वजह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पॉसिबल होता है, ब्रीदिंग पॉसिबल होता है. तो हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम का पोजीशन क्या है. तो इट इज़ डॉर्सल, पीछे है ना. वर्टिब्रल कॉलम मतलब अपना स्पाइनल कॉर्ड. सो वर्टिब्रल कॉलम पीछे से रिब्स अटैच्ड होती है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से. ये वाला स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम है जो खाली खाली दिख रहा है. देन स्टर्नम, वेंट्रली आगे की तरफ कौन है? चेस्ट बोन, दैट इज वेंट्रल. वेंट्रली कौन है? चेस्ट बोन. देन लेटरली कौन है? लेटरली इज योर लेटरल साइड पे है, दैट इज रिब्स. रिब्स का नाम कोस्टल भी बोलते हैं, कोस्टल मीन्स रिब्स. देन नीचे कौन है? डाउन साइड, दैट इज डायफ्राम. ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो दिस अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो ये हो गया इनका पोजीशन, किसका? वर्टिब्रल कॉलम का, स्टर्नम का, थोरैसिक रिब्स का एंड डायफ्राम का. वर्टिब्रल कॉलम, देन स्टर्नम. वर्टिब्रल कॉलम इज ऑल्सो बोन, दिस इज ऑल्सो बोन, रिब्स इज ऑल्सो बोन स्ट्रक्चर, डायफ्राम इज मसल्स. नाउ जब हम देखेंगे कि जो रिब्स आगे जब अटैच होते हैं स्टर्नम से, तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ये अटैच्ड होते हैं थ्रू अ cartilage, that is hyaline cartilage. This blue structure is hyaline cartilage. This is hyaline cartilage. This blue structure is hyaline cartilage. Hyaline cartilage is placed between the sternum and the ribs. Ribs is not directly attaching to, directly join नहीं होते हैं किससे? sternum से.
कौन आता है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नीचे प्लेस्ड है डोम शेप डायफ्राम, तो ये मस्कुलर होता है, बाकी सारे बोन्स है और एक कार्टिलेज है जो जॉइनिंग के लिए रहता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये लोग कैसे एक केज तो बना लिए, इनका हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, एनाटॉमी देख लिया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में मसल्स कौन से हैं। बिफोर गोइंग टू दैट वी शुड नो अबाउट दी ट्रू रिब्स। जो रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है, दीज रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स। 8, 9, 10 जो फ्यूज हो जाते हैं सेवन्थ वाली बोन से, सेवन्थ या लास्ट ट्रू, सेवन्थ वाले बोन से जो अटैच हो जाते हैं उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और जो ऐसे 11th एंड 12th पेयर वाला जो फ्लोट करते हैं उनको बोलते हैं दैट इज फ्लोटिंग रिब्स। सो 12 पेयर मतलब 24 टोटल, 12 पेयर्स ऑफ थोरैसिक रिब्स वी हैव, जो कि बहुत क्रूशल होते हैं एक केज का स्ट्रक्चर देने में। उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ये खाली खाली, बीच में स्पेस नहीं है। लाइक जिस ये उंगलियों को देख सकते हैं, अगर ये रिब्स है तो बीच में खाली गैप नहीं रहता, बीच में क्या रहते हैं, मसल्स। तो दिस इज कवर्ड बाय मसल्स। रिब्स है और रिब्स खाली नहीं है, बीच में क्या है, मसल्स। तो इनके बीच के मसल्स, सपोज दीज टू आर रिब्स, रिब्स के बीच के मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। व्हाट वी कैन से, बिटवीन है ना, तो दैट इज इंटर मीन्स इन बिटवीन, कोस्टल मतलब कि ये कोस्टल रिब्स को ही बोलते हैं। इंटरकोस्टल व्हाट मसल्स, सो वी हैव इंटरकोस्टल मसल्स, दैट इज दिस मसल स्ट्रक्चर इज ऑफ दिस बिटवीन द रिब्स। सो रिब्स के बीच में हम देखेंगे कि वी हैव मसल्स। नाउ आफ्टर दिस वी कैन लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, और यू कैन से what kind of muscles we have. So they have external intercostal muscles जो normal breathing के लिए होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए होता है, ये हम आगे चल के देखने वाले हैं। बट यहाँ पे 2 टाइप्स के क्या होते हैं, मसल्स। तो अगर ये आपका मान लो कि रिब्स है, तो इसके बीच में जो मसल्स होते हैं दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी 2 टाइप के होते हैं। अगर ऐसे बाहर से देखोगे तो कौन से मसल्स दिखेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे अंदर से देखोगे, ये अंदर के स्ट्रक्चर में देखोगे तो यू हैव इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसलिए 2 अलग अलग टाइप से बताया है, एक थोड़ा वर्टिकल है, दूसरा हॉरिजॉन्टल दिखाया है। तो बाहर से अगर ये बीच में देखोगे, रिब्स के बीच में कौन से, बाहर से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर से देखोगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और दोनों मसल्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, अलग अलग ब्रीदिंग का मैकेनिज्म दिखाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर कौन से इन्वॉल्व है, 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। पूरा एक टाइट चेम्बर बनाते हैं, जिसके वजह से, जिसके कॉन्ट्रैक्शन, जिसके रिलैक्सेशन से ही ब्रीदिंग पॉसिबल होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि ये जो मसल्स मूव करते हैं, इनके बीच में जो मसल्स हैं दे आर मूविंग इन डिफरेंट डिरेक्शन, और वो डिरेक्शन कौन सा होता है वो हमें जानना चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं इन द लेफ्ट लेक्चर। सो पहला चीज़ दैट इज़ कि ये जो मसल्स होते हैं ना, इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स है, इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस डायरेक्शन में होता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है डॉर्सो मतलब पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम से है, और आगे वेंट्रल साइड पे कौन है, स्टर्नम। तो ये जिससे चिपके हुए हैं उसी डायरेक्शन में इनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस पोजिशन में होता है, डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरकोस्टल मसल्स कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम, किसका, थोरैसिक चेम्बर का। ये थोरैसिक चेम्बर का जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वैसे ही एयर का अंदर आना और बाहर जाना पॉसिबल होता है, वॉल्यूम का कम या ज़्यादा होना पॉसिबल है। तो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन। देन द नेक्स्ट थिंग इज, दूसरा कौन हेल्प करता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ थोरैसिक चेम्बर। तो डायफ्राम नीचे होता है, इसका ओरिजिनल शेप होता है डोम शेप,
ना जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, जब कॉन्ट्रैक्शन करता है ये तो फ्लैट हो जाता है, डोम शेप फ्लैट शेप, डोम शेप फ्लैट शेप। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो फ्लैट हो जाएगा। तो जब ये फ्लैट होगा तो अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल है। तो ये भी कौन से डायरेक्शन में मूव करता है डायफ्राम? डायफ्राम मूव्स इन, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन से डायरेक्शन में दिखाता है? Diaphragm undergo contraction and relaxation in which direction? In anterior posterior direction. एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा कि वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है थोरैसिक चेम्बर का बिकॉज ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, वो एंटीरियर डॉर्सल एंड वेंट्रल वे में होता है। उसका डायरेक्शन होता है डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। दैट इज जब हम मसल्स की बात करेंगे, कौन सा? इस रिब्स के बीच के मसल्स, ये रिब्स के बीच के मसल जो अभी रेड कलर का स्ट्रक्चर अंदर दिखाया था। और जब हम इसका ये भी डायफ्राम भी जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो वॉल्यूम की थोरैसिक केज की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। तो वो कौन से डायरेक्शन में? एंटीरियर पोस्टीरियर। ऊपर एंटीरियर होता है, नीचे पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। सो ये दो टाइप से क्या होता है, वॉल्यूम का इंक्रीज एंड डिक्रीज। एंड वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से क्या जनरेट होता है? प्रेशर। और प्रेशर की वजह से ही हम लोग एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं। अब ये वॉल्यूम एंड प्रेशर के जो पूरा रोल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज in what you can say mechanism of breathing. But before that you should know about this crucial structure that is thoracic chamber. ये anatomy का part है जो कि बहुत important है, क्योंकि इसी की वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है। लंग्स नहीं करता है, लंग्स तभी कर पाएगा जबकि ये होगा, मतलब ये इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर इसको फिक्स कर दोगे तो लंग्स का कोई रोल नहीं रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं कर सकता। तो इनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग पॉसिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थोरैसिक चेम्बर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो अबाउट विच 4 थिंग्स आर important in this, that is vertebral column, sternum, thoracic ribs, which how much pair they have, and diaphragm. Then their contraction and relaxation का जो भी direction है वो important है, and the internal intercostal muscles and external intercostal muscle वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही they will undergo contraction and relaxation. So this is all about the thoracic cavity. And after this we are going to learn the mechanism of breathing. So hope you got this video, this information, and आपको अगर कोई भी problem हो तो please let me know in the comment section कि क्या changes और क्या update करने की ज़रूरत है. Thank you so much.